हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा मेवाड़ का इतिहास, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। तो मेवाड़ के इतिहास में हमने बात कर ली थी विक्रमादित्य तक, यानी कि महाराणा संग्राम सिंह के बारे में हमने जाना। और महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु कालपी में हुई थी, ठीक है। और इनका जो दाह संस्कार किया गया था वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था। और इनकी जो अंतिम छतरी की हमने बात की थी वो कहाँ पर बनी हुई है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही महाराणा संग्राम सिंह की छतरी बनी हुई है। और इस छतरी का जो निर्माण करवाया था वो अशोक परमार ने करवाया था। और अशोक परमार कौन था? अशोक परमार वही व्यक्ति था जो जगनेर यूपी से था, जिसे मांडलगढ़ भीलवाड़ा की जो जागीर दी थी वो महाराणा संग्राम सिंह ने दी थी। इन बातों के बारे में हमने कल जान लिया था। अब देखो, महाराणा संग्राम सिंह की जब मृत्यु हुई तो इसके बड़ा पुत्र कौन था? तो इसका बड़ा पुत्र था जिसका नाम था भोजराज। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा संग्राम सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका आंसर था बेटा भोजराज। भोजराज की मृत्यु 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में हो गई थी। उसके बाद में शासक बनता है बेटा रतन सिंह। रतन सिंह शासक बना मृत्यु की जस्ट बाद में, 1528 में बना। और 1531 तक रतन सिंह शासक रहा था। रतन सिंह की ज़्यादा बातें नहीं थी, हमने जान ली थी। रतन सिंह के बाद में जो शासक बना था वो बना था आपके बेटा विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य कौन था? तो विक्रमादित्य था बेटा जो संग्राम सिंह की हाड़ी रानी कर्मावती थी। इनके संग्राम सिंह की पत्नी का नाम क्या था? हाड़ी रानी कर्मावती। उसके दो पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र था विक्रमादित्य, बड़ा पुत्र विक्रमादित्य, और छोटा पुत्र था उदय सिंह। विक्रमादित्य शासक बना 1531 में और 1536 तक शासक रहता। और विक्रमादित्य की जो हत्या कर दी थी वो बनवीर ने कर दी थी। अब बनवीर कौन था? तो हमने जान चुका है, हमने जाना था इधर कि पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र कौन था? बनवीर था। बनवीर की भी बातें करें, बनवीर की भी हमने बात कर ली थी कि पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था। और बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया था। और तुलजा भवानी कौन है? तो शिवाजी की कुल देवी कौन है? तुलजा भवानी है। अब देखो, जो हाड़ी रानी कर्मावती थी उसका दूसरा पुत्र का क्या नाम था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह की हम बात कर लेते हैं। 1536 से 1537 के मध्य शासक कौन रहा था? यानी चित्तौड़ पर किसका अधिकार रहा था? तो वो रहा था बनवीर का। और बनवीर ने अपने शासनकाल के दौरान ही चित्तौड़ में तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और तुलजा भवानी जो है वो किसकी? शिवाजी की कुल देवी है। अब देखो, आज हम हाड़ी रानी कर्मावती का जो दूसरा पुत्र है उसकी बात करते हैं, यानी कि संग्राम सिंह का चौथा उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था आपके सामने महाराणा उदय सिंह। अब देखो, बनवीर 1537 तक शासक रहा था, ठीक है। और ये जो शासक कब तक रहेगा, यानी महाराणा उदय सिंह कब तक शासक रहेगा? तो महाराणा उदय सिंह 1572 तक, ठीक है। महाराणा उदय सिंह शासक कब बना है? 1537 ईस्वी में। बनवीर के बाद में शासक बना है मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह शासक कब तक रहा? 1572 तक ये शासक रहा। देखो, हम कुछ इसकी प्रारंभिक बातें करें तो इनकी सबसे पहले बात करते हैं पिता की, फिर इसके बाद में बात करेंगे हम माता की। तो पिता को सबको पता है, पिता इसके हैं सांगा। कौन है? महाराणा संग्राम सिंह आपके उदय सिंह के कौन है? पिताजी है। इनके बाद में माता की बात करें, हमने अभी जानी है कि इनकी माता कहाँ से थी? बूंदी से थी, यानी कि हाड़ी रानी कर्मावती, ठीक है। हाड़ी रानी कर्मावती। अब देखो, साथ ही साथ इनकी पत्नी की बात कर ले तो इनकी पत्नी थी बेटा जयवंता बाई, ठीक है। जयवंता बाई थी। देखो, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्य अभिषेक, राज्याभिषेक तभी हुआ है बेटा 1537 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका महाराणा उदय सिंह का क्या हुआ है बेटा? राज्य अभिषेक हुआ। और इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी बेटा जयवंता बाई। और जयवंता बाई और उदय सिंह की गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जयवंता बाई की एक संतान हुई, उसका नाम था महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप की बात करेंगे हम बाद में। देखो, सबसे पहले हम इनकी एक और बात करें कि इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? तो बेटा इंपॉर्टेंट है, इनके समकालीन दिल्ली का शासक था शेर शाह सूरी, ठीक है। अब देखो, हमने बात की है कि 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध हुआ था। खानवा युद्ध 1527 में हुआ और महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी 1527 ईस्वी में।
और उदय सिंह शासक बन रहे हैं 1537 ईस्वी में। तो बेटा ये 10 साल का अंतर है, यानी खानवा युद्ध 1527 से लेकर ये 1537 तक का ये 10 साल का जो अंतर है वो मेवाड़ में है ना, जो अस्थिरता का काल था। यानी कि शासक बने कब, कौन सा शासक बन रहा है, यानी कि यहाँ पर आंतरिक कलेश उत्पन्न हो रहा था। तो इस समय मेवाड़ की शक्ति गिरती जा रही थी। उस समय मेवाड़ की शक्ति, यानी कि इन 10 सालों के अंदर मेवाड़ की शक्ति गिरती जा रही थी। और मेवाड़ के इधर था बेटा मारवाड़, कौन सा था, यानी कि इस तरफ है मारवाड़, इस तरफ है मेवाड़। मेवाड़ की शक्ति तो गिरती जा रही है और मारवाड़ की शक्ति इस समय बढ़ती जा रही है। यानी कि इन 10 वर्षों में मेवाड़ की शक्ति गिरती गई, मेवाड़ की शक्ति कम होती गई और मारवाड़ की शक्ति बढ़ती गई। अब इस समय जो मारवाड़ का शक्तिशाली शासक था वो था बेटा आपके मालदेव, मारवाड़। मालदेव राठौड़ था। अब देखो शक्तिशाली कौन है, मालदेव राठौड़ है उस समय का यहाँ पर शक्तिशाली शासक। और दिल्ली का शासक कौन है, शेर शाह सूरी, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, मालदेव। मालदेव की यहाँ पर समकालीन कौन है, आपके उदय सिंह। कौन थे, उदय सिंह। अब देखो शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। अब देखो जो शेरशाह सूरी है दिल्ली का शासक, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण कब किया, कब, 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया और उस समय मारवाड़ का शासक कौन था, मालदेव था। तो मालदेव के मध्य और शेरशाह सूरी के मध्य की युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं बेटा आपकी गिरी सुमेल का युद्ध। कब हुआ था, 1544 ईस्वी को। गिरी सुमेल का युद्ध मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। कब, 1544 ईस्वी में। और इसमें विजय किसकी होती है, शेरशाह सूरी की गिरी सुमेल के युद्ध में विजय होती है। विजय होते ही यहाँ पर मारवाड़ था तो मारवाड़ पर विजय किसने प्राप्त कर ली, शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त कर कर शेरशाह सूरी किसकी तरफ मुड़ गया, तो शेरशाह सूरी मेवाड़ की तरफ मुड़ गया। जब इस बात का पता चला बेटा आपके उदय सिंह को, किसको चला, उदय सिंह को इस बात का पता चला कि शेरशाह सूरी मेवाड़ की तरफ बढ़ चुका है, तो इसने पहले जब ये मेवाड़ में पहुंचा उससे पहले ही जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उसकी चाबियां किसको सौंप दी, शेरशाह सूरी को आपके मेवाड़ की या चित्तौड़गढ़ की चाबियां सौंप दी। यानी कि मतलब है, चाबियों का मतलब है कि किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, शेरशाह सूरी की ठीक है, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। और जब बिल्कुल सामान्य सी बात है, शेरशाह सूरी ने यहाँ पर आक्रमण किया, इसको जीत लिया, गिरी सुमेल युद्ध को शेरशाह सूरी ने जीत लिया। जीतते ही मेवाड़ की तरफ बढ़ा। मेवाड़ की तरफ जैसे ही बढ़ा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ की चाबियां किसको सौंप दी, शेरशाह सूरी को सौंप दी। और शेरशाह सूरी ने बिना किसी आक्रमण किए ही, ठीक है, मेवाड़ पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया। क्यों करेगा, क्योंकि अधीनता स्वीकार कर लिया उदय सिंह ने। जैसे ही अधीनता स्वीकार की, इसने अपने एक व्यक्ति था उसका नाम था ख्वास खां, ख्वास खां को यहाँ पर नियुक्त किया, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर नियुक्त किया और सीधा कहाँ पर चला गया, दिल्ली की तरफ चला गया। तो यहाँ पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया था, उसका नाम था ख्वास खां, ठीक है। ख्वास खां को शेरशाह सूरी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वो क्या किया था, नियुक्त किया था। ध्यान रखना है ये बात। अब देखो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो मालदेव है, तो मालदेव पहले तो क्या था, मालदेव पहले तो उदय सिंह का क्या था बेटा, सहयोगी था। क्या था, सहयोगी था। क्या था, सहयोगी था। लेकिन एक जगह पड़ती है खेरवा उदयपुर में, ठीक है। मालदेव शक्तिशाली था उस समय का, मारवाड़ का शासक है उस समय। यानी कि जब ये शासक है आपस में, तो पहले तो क्या था, मालदेव और उदय सिंह आपस में सहयोगी थे, मालदेव उदय सिंह का सहयोगी था। लेकिन घटना ऐसे होती है कि खेरवा एक ठिकाना था, कहाँ पर, उदयपुर में। यानी उदयपुर का एक ठिकाना था जिसका नाम था खेरवा, और खेरवा का शासक था उस समय बेटा जेत्र सिंह। ठिकाने का शासक बोल सकते हो या ठाकुर बोल सकते हो, यानी ठिकाने का तो ठाकुर ही होता है।
तो जो खेरवा ठिकाने का ठाकुर था उसका नाम था जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह के बेटा एक पुत्री थी। कौन थी? एक पुत्री थी। पुत्री बड़ी सुंदर थी। सुंदर होने के कारण ये जो मालदेव था वो इससे शादी करना चाहता था। किससे? जेत्र सिंह, खेरवा के ठाकुर जो था ना जेत्र सिंह, उसकी पुत्री थी, उसकी पुत्री से शादी करना चाहता था मालदेव। लेकिन इससे शादी कौन कर लेता है? उदय सिंह इससे शादी कर लेता है। इस कारण जैसे ही इसने शादी की तो ये उदय सिंह का क्या हो गया बेटा? विरोधी हो गया था। इस प्रकार से मालदेव भी उदय सिंह का क्या हो गया? विरोधी हो गया। ठीक है, अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखो आगे चलते हैं हम। अब बेटा इसका एक और आता है, उदय सिंह का एक युद्ध और आता है जिसका नाम है, देखो उसकी यही बात कर लेते हैं हम, हड़माड़ा का युद्ध। ये हड़माड़ा कहाँ पर है? एक हड़माड़ा जयपुर में भी है, लेकिन ये बेटा अजमेर वाला है। कौन सा है? अजमेर वाला। कि हड़माड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था बेटा 24 जून 1557 ईस्वी को हुआ था। किस किस के मध्य? वही एक तरफ है उदय सिंह, और उस समय अजमेर के जो शासक थे वो थे हाजी खां। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना बीच में कि हड़माड़ा का युद्ध कब हुआ था और कहाँ पर स्थित है हड़माड़ा। तो हड़माड़ा का जो युद्ध हुआ था बेटा अजमेर में स्थित है। हड़माड़ा पहले तो कहाँ पर स्थित है? तो हड़माड़ा का जो युद्ध हुआ था वो अजमेर में हुआ था। इसके बाद में कब हुआ था? 24 जून 1557 ईस्वी को हड़माड़ा का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? उदय सिंह और हाजी खां के मध्य हड़माड़ा का युद्ध हुआ था। अब देखो हम इम्पोर्टेंट फिर से बात करते हैं उदय सिंह की, कि उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की, किसकी खुशी में की, कब की, उन सभी बातों के बारे में जानते हैं। यानी कि इनका पोता भंवर जिसको बोलते हैं, कौन था? अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म होगा, और जन्म की खुशी में 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का पुत्र कौन है? अमर सिंह है। और अमर सिंह क्या लगता है इसका? भंवर। ठीक है, तो इसका पौत्र लगता है, नहीं पोता लगता है। भंवर किसको बोलेंगे? अमर सिंह को भंवर बोलेंगे। अब बेटा मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, जिसके माता पिता जिंदा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुंवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंवर बोलते हैं। और जिसके दादा दादी जिंदा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? भंवर बोलते हैं। तो यहाँ पर उदय सिंह के समय 1559 ईस्वी में इनके भंवर अमर सिंह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? 1559 ईस्वी में भंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। और अमर सिंह के जन्म की खुशी में उदयपुर शहर की स्थापना 1559 ईस्वी में उदय सागर झील के किनारे महाराणा उदय सिंह ने की थी। ठीक है, देखो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उदयपुर शहर की स्थापना। ठीक है, उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई है? 1559 ईस्वी में हुई है। देखो खुशी की बात, किस कारण से हुई है, किस खुशी में हुई है? तो उदयपुर शहर की जो स्थापना हुई है वो भंवर, हमने बात कर ली कि भंवर किसको बोलते हैं? जिसके माता पिता जिंदे होते हैं उसको कुंवर बोलते हैं, और जिसके दादा दादी जिंदा होते हैं उसको भंवर बोलते हैं। तो भंवर अमर सिंह के जन्म की खुशी में उदयपुर शहर किसने बसाया या निर्माण किसने किया? निर्माण ले लेते हैं हम, तो निर्माण किया है बेटा आपके उदय सिंह ने। उदय सिंह ने उदयपुर शहर का निर्माण किया है या उदयपुर शहर की स्थापना की है। कब? 1559 ईस्वी में। और किस झील के किनारे है? तो यह है बेटा उदय सागर झील के किनारे। ठीक है, अब देखो जैसे ही भंवर अमर सिंह का जन्म हुआ तो इन्होंने ऐसे सोचा, एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए कैलाशपुरी उदयपुर में, हमने बात की थी कि एकलिंग जी कौन है? इनके वास्तविक देवता है। तो उदय सिंह जो है एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं कैलाशपुरी उदयपुर में। तो जब ये रास्ते में जा रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात उत्पन्न हुई कि यार हम पुराने महलों को छोड़कर नए महलों की स्थापना कर दें। तो पुराने महलों को क्या बोलते हैं? हम यहाँ जाते पुराने महल। उदयपुर के जो पुराने महल है उनको बोलते हैं बेटा मोती महल। ठीक है, और नए महलों की जो नींव रखी वो रखी थी बेटा पानेड़ा नामक स्थान पर। कहाँ पर रखी थी? पानेड़ा नामक स्थान पर नए महलों की क्या रख दी? नींव रखती थी। अब देखो पानेड़ा नामक
स्थान है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि मेवाड़ के जो महाराणा हुआ करते थे, मेवाड़ के जो भी राजा हुआ करते थे, जो भी शासक हुआ करते थे, उनका राज तिलक कहाँ पर होता था? तो उनका राज तिलक पानेड़ा नामक स्थान पर मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक हुआ करता था। ठीक है, मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक, मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किस स्थान पर होता था? पानेड़ा नामक स्थान पर मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक होता था। और कौन करते थे? तो ऊदरी गांव के भील, ठीक है, ऊदरी गांव के भील मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक करते थे। अब देखो इसके बाद में देखो हम आगे की बात करें, पहले एक बार इसको फिर से देख लीजिए। उदयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो उदयपुर शहर की स्थापना उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। उदय सिंह ने अपने भंवर अमर सिंह के जन्म की खुशी में किसकी स्थापना की है? उदयपुर शहर की स्थापना की है। और उदयपुर शहर किस झील के किनारे बसाया उदय सिंह ने? तो उदयपुर जो शहर बसाया था वो उदय सागर झील के किनारे बसाया था। ठीक है, और जब एकलिंग जी के जा रहे थे दर्शन करने के लिए, अमर सिंह के जन्म की खुशी के वास्ते जा रहे थे, तो जाते जाते इनके दिमाग में एक थॉट उत्पन्न हुआ, एक विचार उत्पन्न हुआ कि हम क्यों ना पुराने महलों को छोड़कर नए महलों की स्थापना कर ले। तो जो पुराने महल है बेटा उदयपुर में, उनको क्या बोलते हैं? मोती महल बोलते हैं। और नए महलों की जो नींव रखी थी वो कहाँ पर रखी थी? पानेड़ा नामक स्थान पर नए महलों की नींव रखी थी। और पानेड़ा अब इंपॉर्टेंट है, पानेड़ा शब्द आया आपके सामने, तो पानेड़ा इंपॉर्टेंट है। पानेड़ा नामक गांव या पानेड़ा नामक स्थान पर मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक हुआ करता था। ठीक है, और कौन करते थे? तो ऊदरी गांव के भील जो है मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक करते थे। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब होगा बेटा अकबर का आक्रमण। इसके समकालीन वैसे शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी के बाद में शासक कौन बना था? तो वो बना था आपके अकबर। अकबर का आक्रमण होगा, और अकबर का आक्रमण होते ही अकबर के समय ही चित्तौड़ का तीसरा शाखा हो जाएगा बेटा 1567 से 68 के मध्य। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। देखो हम बात करते हैं अकबर का आक्रमण। अकबर का आक्रमण हुआ था 1567 से 68 के मध्य। ठीक है, अब हम कारण तो जाने कि अकबर ने मेवाड़ में आक्रमण क्यों किया था। ठीक है, तो मेवाड़ में अकबर ने आक्रमण क्यों किया था, इसका हम कारण जानना चाहिए तो बेटा दो कारण आते हैं। क्या आते हैं? दो कारण आते हैं। जो पहला कारण आता है वो आता है कि उस समय मेड़ता का शासक था, मेड़ता का शासक, उसका नाम था जयमल। मेड़ता नागौर में पड़ता है, और मेड़ता का शासक कौन था? जयमाल था। कौन था? जयमाल था। दिल्ली का शासक कौन था? अकबर था। अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण किया, और मेड़ता का शासक कौन था? जयमाल था। जयमाल को जैसे ही पता चलते जयमाल कहां पर आ गया? किसकी शरण में आ गया? तो जयमाल आ गया बेटा मेवाड़ के उस समय शासक था, उसका नाम था उदय सिंह। तो उदय सिंह की शरण में मेवाड़ का शासक जयमाल आ जाता है। जैसे ही शरण दी उदय सिंह ने, जैसे ही शरण दी अकबर के विरोधी को, अकबर इसका विरोधी हो गया। एक कारण तो बेटा यह आता है। और दूसरा कारण आता है गुजरात था। गुजरात का व्यक्ति था जिसका नाम था बहादुर। ठीक है, ये दो कारण है। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, इसके बेटा दो कारण आते हैं सामने। जो पहला कारण है वो यह है कि अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण किया, और मेड़ता का जो शासक था उस समय जयमाल था। तो जयमाल भागकर किसके पास में आ गया? उदय सिंह के पास में आ गया। उदय सिंह के पास में शरण ले ली। और गुजरात का एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर भी किसका विरोधी था? अकबर का विरोधी था। तो इसने भी कहाँ पर शरण ले रखी थी? तो चित्तौड़ के शासक उदय सिंह के पास में इन दोनों ने शरण ले रखी थी। इस कारण जो है आपके अकबर ने आपके चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब देखो चित्तौड़ को घेर लेगा अकबर। चित्तौड़ को अकबर ने घेर लिया 1567 ईस्वी में। ठीक है, हम उसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर तीसरा शाखा होगा चित्तौड़ का। तो अकबर ने
चित्तौड़ को घेर लिया। ठीक है, जैसे ही अकबर ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया तो घेरते ही जो उदय सिंह के सरदार थे, उदय सिंह के सरदार है, तो उदय सिंह के जो सरदार थे उनके कहने पर उदय सिंह ने क्या किया बेटा, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़ दिया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर स्वयं कहां पर चला गया, पहाड़ियों में चला गया। जब उदय सिंह पहाड़ियों में चला गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर सरदारों के कहने पर, पीछे बहुत सारे लोगों को छोड़कर गया था वैसे उदय सिंह पहाड़ियों में चला गया, तो अकबर ने हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में एक दल को भेजा था। किसके पीछे, यानी कि उदय सिंह का पीछा करने के लिए या उदय सिंह की खोज करने के लिए हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में एक दल को भेजता है अकबर। ठीक है, वहीं पहाड़ियों में फिर हालांकि वो हाथ नहीं लगा था हुसैन कुल्ली खां के, तो सरदारों के कहने पर उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़ दिया। क्या कर दिया, छोड़ दिया, और कहाँ चला गया, पहाड़ियों में चला गया। ठीक है, जब पहाड़ियों में चला गया तो इसकी खोज के लिए अकबर ने हुसैन कुल्ली खां, क्या नाम था, हुसैन कुल्ली खां, हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में अकबर ने एक दल को भेजा, एक सैनिक दल भेजा, किसके लिए, उदय सिंह को ढूंढने के लिए। पहाड़ियों में हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में एक दल को भेजा, लेकिन उदय सिंह इनके हाथ नहीं लगे थे। एक बार इनके मध्य झड़प भी हुई थी जिसमें हुसैन कुल्ली खां की अंगुलियां वगैरह कट गई थी। यानी कि इनके मध्य हुसैन कुल्ली खां ने हालांकि ढूंढ तो लिया था उदय सिंह को, लेकिन उदय सिंह ने आक्रमण किया, उदय सिंह ने इनकी तलवार वगैरह से मारी तो हुसैन कुल्ली खां की कुछ अंगुलियां कट गई थी। इसके बाद में देखो, ये तो चले गए पहाड़ियों में, कौन, उदय सिंह तो पहाड़ियों में चले गए, तो पीछे चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा के लिए किस किसको छोड़कर गए हैं, इसके बारे में तो हम जाने कि पीछे किसको छोड़कर गए हैं, कि चित्तौड़ का सुरक्षा कौन करेंगे। स्वयं तो चले गए ताकि आगे वंश परंपरा बनी रहे मेवाड़ की। ठीक है, तो पीछे किस किसको छोड़कर गए, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। तो पीछे बेटा ये किसको छोड़कर गए, तो पीछे बहुत सारे व्यक्ति थे जिनमें था जयमल राठौड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, फत्ता सिसोदिया, डोडिया सांडा, कौन था, जयमल राठौड़ था, इसके बाद में फत्ता सिसोदिया था, डोडिया सांडा था, इसके बाद में जो धनुष चला रहा था उसका क्या नाम था, ईसरदास चौहान। इसके बाद में था एक व्यक्ति और था जिसका नाम था, जिसको 4 हाथों वाले देवता बोलते हैं, उनका नाम था, आप 4 हाथों वाले देवता भी यहीं पर प्रसिद्ध होंगे, उनका नाम था कल्ला राठौड़। क्या नाम था, कल्ला राठौड़। इसके बाद में रावत राठौड़, इसके बाद में था रावत जी चुंडावत। ठीक है, और साथ में 8000 क्या छोड़कर गए थे, राजपूत। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। तो बेटा इतने लोगों को महाराणा उदय सिंह जब पहाड़ियों में गए थे तो इतने लोगों को मेवाड़ की या चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा के लिए छोड़कर गए थे, जिनमें ये जो व्यक्ति है ना, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, इन्होंने तो जब ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा होगा उसका नेतृत्व करेंगे। इसके बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था डोडिया सांडा, इसके बाद में ईसरदास चौहान। जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा होगा उसमें ये दोनों तो क्या करेंगे बेटा, नेतृत्व करेंगे। किसका, चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा होगा उसका नेतृत्व जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया करेंगे। और यहाँ पर जो जोहर किया था वो फत्ता की पत्नी थी जिसका नाम था फूल कंवर। फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने यहाँ पर जोहर किया था। इसके बाद में किसको छोड़कर गया था उदय सिंह, डोडिया सांडा को छोड़कर गया था। इसके बाद में ईसरदास चौहान बेटा बहुत ही अच्छा धनुर्धारी था, यानी कि धनुष चलाने में, तीर कमान चलाने में बहुत अच्छा धनुर्धारी था। यानी कि इसने जो आपके तीर कमान चलाई जाती है उसका नेतृत्व किसने किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो वो किया था बेटा आपके ईसरदास चौहान ने। इसके बाद में देखो कल्ला राठौड़ है, इनका 4 हाथों वाले देवता बोलते हैं। जो इनके 4 हाथों वाले देवता का जो नाम प्रसिद्ध हुआ था बेटा वो यहीं से हुआ था। कहाँ से, चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे से हुआ था। उसकी घटना ऐसी आती है कि जयमल राठौड़ का ये क्या है, भतीजा है। कल्ला राठौड़ जयमल राठौड़ का भतीजा था।
जब जयमल राठौड़ के पैर में किसी कारणवश चोट आ जाती है, लग जाती है, तो उससे चला नहीं जाता है, खड़ा नहीं रह पाता है। कौन? जयमल राठौड़। तो इसने अपने भतीजे से कहा कि मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा है। तो इसने जयमल राठौड़ को, कल्ला राठौड़ ने जयमल राठौड़ को बेटा अपने कंधों पर बिठाया। अब 2 तलवार तो किसके हाथ में है? जयमल राठौड़ के में। और 2 तलवार किसके हाथ में है? कल्ला राठौड़ के हाथ में है। अब देखो 4 तलवार हो गई, इस कारण इसको बोलते हैं 4 हाथों वाले देवता। ठीक है। इसके बाद में 8000 राजपूतों को छोड़कर उदय सिंह कहां पर गए थे? तो उदय सिंह बेटा पहाड़ियों में गए थे। देखो आगे हम बात करते हैं। अब चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए अकबर ने बहुत प्रयास कर रहा है अकबर, लेकिन अकबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास नहीं पहुंच पा रहा। इनके चित्तौड़गढ़ दुर्ग थोड़ा ऊंचा है, आपको जानना हो तो आप जान सकते हो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेटा मेसा के पठार पर बना हुआ है। किस पर? मेसा के पठार पर। वैसे हम पठार पढ़ेंगे तब उसका राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करेंगे तब आ जाएंगे पठार भी। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। कितना ऊंचा है बेटा? 620 मीटर। ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा यहां पर आप थोड़ा साइड में लिख लेना कि मेसा का पठार 620 मीटर ऊंचा है। और इस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। अब देखो बेटा ऊंचाई पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब अकबर ने जो भी गोला बारूद फेंकता है अकबर, तो दुर्ग तक नहीं पहुंच पाता है। 620 मीटर बहुत होता है, तो अकबर के तोपखाने वगैरह सब कुछ विफल है। तो इसने क्या किया बेटा, यहां पर एक टीले का निर्माण करवाया। टीले का निर्माण, यानी टीले का निर्माण कराया और उसका नाम था मोहर मगरी। यानी कि इसने क्या किया, जैसे समतल भूमि थी यहां पर एक टीले का निर्माण करवाया, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है। तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जस्ट सामने नीचाई की ओर चित्तौड़गढ़ की तलहटी में एक टीले का निर्माण करवाया, बहुत ऊंचे टीले का निर्माण करवाया। और उस टीले का नाम क्या था? मोहर मगरी। और इसने बेटा यहां पर तोपें रख दी। क्या रख दी? तोप खाने को कहां पर रख दिया? इस टीले के ऊपर रख दिया अकबर ने। और यहां से अकबर ने एक नियम निकाला कि प्रत्येक 4 घंटे के बाद में, यानी कि प्रत्येक 4-4 घंटे के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या दागो? गोला दागो। यानी कि प्रत्येक 4 घंटे के बाद में चित्तौड़ पर गोले चलाओ, ताकि अंदर से जनता भयभीत होकर ना सो पाए, ना कुछ काम कर पाए, और अंत में इसके दरवाजे खोलने पड़े। अकबर ने ऐसी नीति अपनाई, लेकिन अकबर फिर भी विफल रहा, फिर भी जीत नहीं पाया। फिर कहते हैं कि वो एक कहावत आती है ना कि घर का भेदी लंका ढहे, वो बेटा यहाँ पर सिद्ध हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ जानता था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जानकार था। उसने कहा कि यदि आप, मैं जैसे बताऊं उस प्रकार से आप जीतते हो, उस प्रकार से आप करते हो, कि मैं जिस प्रकार से बताऊंगा उस प्रकार से यदि आप करते हो तो आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत सकते हो। तो अकबर ने पूछा कि ऐसा क्या किया जाए? तो उसने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यदि आपको जीतना है तो आपको साबात का निर्माण करना होगा। अभी साबात क्या है अभी हम जानेंगे। उसने कहा कि यदि आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतना है तो आपको साबात का निर्माण करना होगा। इसका साबात, साबात का निर्माण करना होगा। तो कितने साबात का? अच्छा आप एक साबात का निर्माण कर लीजिए, चित्तौड़गढ़ का आप विजय कर लोगे। तो अकबर ने आदेश दिया कि एक नहीं 2 साबात का निर्माण किया जाए। तो चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए अकबर ने 2 साबातों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब देखो साबात क्या है, जैसे ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, तो यहाँ पर बेटा इस प्रकार से दीवारें बनाई जाती है, बगल में साइड में दीवारें बनाई जाती है। और इसके ऊपर जो है, ऊपर गाय है, सॉरी गाय नहीं, भैंस है, सुअर है, बकरी है, इनकी खालों की एक क्या बनाई, ऊपर क्या बना दी जाती है? परत बना दी जाती है, ताकि ऊपर से धनुष, तीर, कमान वगैरह आए तो इस खाल के अंदर ही घुसकर रुक जाए और ये सेना धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाए। ठीक है। तो इस प्रकार 2 साबातों का निर्माण करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में कौन पहुंच गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में बेटा अकबर पहुंच गए। अब देखो आगे हम बात करते हैं। अब होगा बेटा चित्तौड़ का, इसको लिख लेना आप, मेसा का पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। अब देखो होगा बेटा चित्तौड़ का तीसरा शाखा, इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब? 1567 से 68 के मध्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हमने अभी बात कर ली थी, इसका मैं लिख देता हूँ फटाफट, हमने बात कर चुके हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था जयमल राठौड़। किसने किया था? जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया ने
जो है चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ था उसका नेतृत्व किया था। जौहर किसने किया है? तो जौहर किया है बेटा फूल कंवर ने, कि फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने यहाँ पर जौहर किया है। किसकी? फत्ता की पत्नी। अब देखो यहाँ पर धनुष कौन चलाता, यानी कि हम इसकी भी बात कर चुके हैं वैसे तो, कि यहाँ पर धनुष कौन चल रहा था, यानी कि तीर कमान का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था ईश्वरदास चौहान। कौन था? ईश्वरदास चौहान। और बेटा ये जो युद्ध चला था, तीसरा साका हुआ, उस समय जो युद्ध चला था वो 2 दिन 1 रात यह युद्ध चला था। और हम बात कर चुके हैं कि जो आपके जयमल राठौड़ थे उनके पैर में लगने के कारण जो है कल्ला राठौड़ ने उनको कंधों पर बिठाया और 4 हाथों वाले देवता के नाम से 4 हाथों वाले देवता, ठीक है, 4 हाथों वाले देवता के नाम से प्रसिद्ध कौन हो गए थे? तो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ था उसमें 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन फेमस हुए थे? तो वो हुए थे बेटा आपके कल्ला राठौड़। अब विजय किसकी होती है? तो विजय होती है इसमें अकबर की। किसकी हुई? इसमें विजय होती है बेटा अकबर की। अब जैसे ही अकबर की विजय हुई, अकबर ने यहाँ पर एक सबसे गंदा कार्य किया, यानी कि सबसे गलत कार्य किया। वो किया कि अकबर ने यहाँ पर सीधा आदेश दिया कि जनता का क्या किया जाए? कत्ल आम किया जाए, यानी कि जनता का अकबर ने सीधा कत्लेआम करवाया। और ये दुर्ग किसको सौंप दिया? तो इस दुर्ग को किसको सौंप कर चला गया था? आसफ खां, ठीक है। तो अकबर ने सीधा कत्लेआम का आदेश दिया और अकबर ने जो चित्तौड़गढ़ विजय के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किसको सौंप कर चला गया था? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अकबर ने आसफ खां को सौंप कर चला गया। इसके बाद में देखो बेटा इसने एक और इंपॉर्टेंट कार्य किया कि जो 4 हाथों वाले देवता थे, ठीक है, 4 हाथों वाले देवता कौन थे? कल्लाजी राठौड़। उसके चाचा कौन है? उसके बाद में जयमल राठौड़ और फत्ता, जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया। अकबर ने ये दूसरा कार्य किया कि जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की मूर्ति कहां पर लगवाई? तो सूरवीर थे तो इसकी मूर्ति लगाई थी बेटा उसने आगरा दुर्ग में। किसमें? अकबर ने आगरा दुर्ग में जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया की मूर्ति लगवाई। बाद में इस मूर्ति को किसके द्वारा तोड़ दिया गया? तो औरंगजेब के द्वारा। बाद में इस मूर्ति को फत्ता सिसोदिया व जयमल राठौड़ की जो मूर्ति लगाई थी अकबर ने आपके आगरा दुर्ग में, उसको आपके औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया। और वर्तमान में ये मूर्तियां कहाँ पर लगी हुई है? तो जूनागढ़ दुर्ग देखा होगा आपने। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जूनागढ़। जो जूनागढ़ दुर्ग है वो आपके बीकानेर में। कहाँ पर है बेटा? बीकानेर में। जो बीकानेर वाला जूनागढ़ दुर्ग है उसमें फत्ता सिसोदिया व जयमल राठौड़ की वर्तमान में मूर्तियां लगी हुई है। इसके बाद में विजय तो हो गई इसकी, अकबर की विजय हो गई। इसके बाद में देखो पता किसको चला? उदय सिंह को पता चला। उदय सिंह को पता चला और ये सब कार्य कौन कर चुका है? अकबर कर चुका है। इन सब बातों का पता चला तो उदय सिंह की बेटा 28 फरवरी 1572 ईस्वी को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। देखो आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनकी मृत्यु से संबंधित भी 2-3 तथ्य आते हैं, वो इंपॉर्टेंट किस प्रकार से वो देख लीजिए आप एक बार। इनकी बेटा मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई है बेटा 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, ठीक है। मृत्यु हुई कहां पर हुई है? गोगुंदा में। गोगुंदा में इनकी 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में होली के दिन इनकी क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। और इनका जो दाह संस्कार किया जा रहा है, इनका जो दाह संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार किया गया था बेटा आपके गोगुंदा। कहां पर किया गया था? गोगुंदा। अब देखो ध्यान से समझना, मेवाड़ में बेटा एक कॉन्सेप्ट चलता है, मेवाड़ में एक प्रथा चलती है कि जो भी शासक, जैसे कोई शासक है, राजा है, महाराणा है, उसके बाद में उसका जो उत्तराधिकारी बनेगा, शासक के मृत्यु के दाह संस्कार में कौन शामिल नहीं होता था, यानी कि महाराणा या
शासक जो हुआ करता था उसकी मृत्यु के बाद में उसके दाह संस्कार में वह व्यक्ति शामिल नहीं होता था जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। अब देखो, इसका वैसे ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र कौन था? इसका बड़ा पुत्र था बेटा महाराणा प्रताप, और इसका एक भाई था यानी कि महाराणा प्रताप, और इसका एक भाई था यानी कि इसका भाई का नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल। इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। उदय सिंह की मृत्यु हो गई 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? गोगुंदा में, और गोगुंदा में इसका दाह संस्कार चल रहा है। अब देखो बेटा, जब इसका दाह संस्कार चल रहा था तो यहाँ पर मौजूद कौन था? तो यहाँ पर बेटा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप तो मौजूद था। यानी कि इसके बाद में शासक कौन बनना चाहिए? बड़ा पुत्र महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप वैसे देखे तो प्रथा परंपरा के अनुसार इस दाह संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? बड़ा पुत्र है, तो ये शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस दाह संस्कार में ये तो बेटा शामिल था, ठीक है, ये तो शामिल था, जबकि इसका जो भाई था वो क्या नहीं था? शामिल नहीं था। क्या नहीं था? शामिल नहीं था। तो वहां पर बात हुई, वहां पर चर्चा हुई कि इसका बड़ा पुत्र है प्रताप, तो प्रताप तो दाह संस्कार में शामिल है, जबकि जगमाल दाह संस्कार में शामिल नहीं है। ऐसा क्यों? तो बेटा उदय सिंह की एक भट्टयाणी, यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, उदय सिंह की एक पत्नी थी भट्टयाणी रानी धीरबाई। कौन थी? भट्टयाणी रानी, जिसका नाम था, इसकी भट्टयाणी रानी जिसका नाम था धीरबाई। ध्यान से समझना, उदय सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था भट्टयाणी रानी धीरबाई। तो उदय सिंह पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? इस भट्टयाणी रानी धीरबाई का सर्वाधिक प्रभाव था, इससे ज्यादा प्रेम करता था, ठीक है। जबकि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ है वो अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई की हुआ है, उसकी हम आगे भी बात करेंगे, कर भी चुके हैं। प्रताप का जन्म तो हुआ है पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई के प्रताप का पुत्र हुआ है, जबकि भट्टयाणी रानी धीरबाई का पुत्र कौन था? आपके जगदेव था। भट्टयाणी रानी धीरबाई का सर्वाधिक प्रभाव किस पर है? उदय सिंह पर है। तो उदय सिंह ने क्या किया? चुपके छाने चुपके से इसको उत्तराधिकारी बना दिया। किसको? भट्टयाणी रानी के पुत्र उदय सिंह, सॉरी, जगमाल को क्या बना दिया? उदय सिंह ने उत्तराधिकारी बना दिया। इस कारण ये दाह संस्कार में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। जब दाह संस्कार हो रहा तो यहां पर विरोध हुआ। किसका? जगमाल का विरोध हुआ कि बड़ा पुत्र तो आपके कौन है? प्रताप है, साहसी है, वीर है, योद्धा है, ठीक है, बहुत सारे युद्धों में भाग भी लिया था इसने। तो शासक कौन बनना चाहिए? प्रताप बनना चाहिए। तो यहीं पर महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक कहाँ हो जाएगा? आपके गोगुंदा में हो जाएगा। किसके द्वारा? यहाँ के सरदार थे, उन्होंने एकत्रित किया। सरदार एकत्रित होते हैं, सरदारों की सहमति पर महाराणा प्रताप को पहली बार राज्याभिषेक किया गया गोगुंदा में। और उनको जो यहाँ पर तलवार बांधी थी वो बांधी थी बेटा आपके कृष्णदास चुंडावत ने, ठीक है। उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो, अब देखो, प्रताप का राज्य अभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। अब जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ है बेटा, वो हुआ है गोगुंदा। कब हुआ है? गोगुंदा में। कब मृत्यु हुई है? 1572 ईस्वी में। तो 1572 ईस्वी में ही पहली बार ये गोगुंदा में शासक बन गया। यानी कि महाराणा प्रताप का जो गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ है वो कब हुआ है? पहली बार हुआ है। इसके बाद में महाराणा प्रताप का जो दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था बेटा कुंभलगढ़ में। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? तो महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार 1572 ईस्वी में गोगुंदा में होता है। दूसरी बार सरदार लोग मिलते हैं, मेवाड़ के सरदार लोग मिलते हैं और जगमाल को राजगद्दी से हटा देते हैं और किसको दोबारा शासक बना देते हैं? दोबारा राज्याभिषेक किसका कर देते हैं? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर देते हैं। उनको तलवार, हम ये बात लिख लेते हैं कि इनको तलवार किसने बांधी थी? जिनको तलवार बांधी थी कृष्ण दास चुंडावत ने, ठीक है। इनको तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। अब जैसे ही जगमाल को उठाया गया, जगमाल कहां पर चला गया? जगमाल बेटा अकबर की शरण में चला गया, ठीक है। जगमाल को जैसे ही प्रताप को राज्याभिषेक पर बिठाया गया, राजगद्दी पर प्रताप को बिठाया गया और जगमाल को सरदारों के द्वारा उठाया गया, तो जगमाल कहां पर चला गया? अकबर के पास में चला गया।
और अकबर ने इसको कहाँ की जागीर दी थी? तो अकबर ने बेटा इसको एक जगह की जागीर दी थी जिसका नाम था भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आपके जहाजपुर। कौन सी थी? जहाजपुर की क्या दी इसको? जागीर दी। कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा में जहाजपुर की जागीर दे दी गई अकबर के द्वारा जगमाल को। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। कहते हैं कि बाद में सिरोही का एक व्यक्ति था, सिरोही का शासक था, उसका नाम था राव सुल्तान। राव सुल्तान से एक दत्ताड़ी या दत्तानी भी आता है कई जगह आता है, दत्ताड़ी का युद्ध 1583। ठीक है। बाद में ऐसे कहा जाता है कि जो जगमाल की मृत्यु हुई थी वो सिरोही के शासक राव सुल्तान के साथ में दत्ताड़ी का युद्ध जो हुआ था 1583 ईस्वी में, तो इसमें लड़ते हुए ये मारा गया था। कौन? जगमाल मारा गया था। तो ठीक है, ये बातें थी। और इसकी माता कौन थी? तो इसकी माता थी भटियाणी रानी धीरबाई, इसकी माता थी। आप लिख सकते हो भटियाणी रानी धीरबाई। ठीक है। तो हमने बात कर ली बेटा उदय सिंह की। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हो जाएगी। ठीक है। तो उदय सिंह बेटा इतना ही है। अब हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप के हम राज्याभिषेक से बात शुरू करेंगे। 1572 में इनका राज्याभिषेक शुरू होगा और महाराणा प्रताप 1597 ईस्वी तक शासक रहेंगे। उस समय तक हम बात करेंगे। तो कल का हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है? तो कल का हमारा इसी प्रकार इसी समय जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा महाराणा प्रताप। ठीक है। अब देखो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।